प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये हमारा जो सामाजिक अध्ययन का, सामाजिक विज्ञान का जो चौथा पार्ट है, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, उसमें हमारा ये चौथा लेसन है, यानी कि फोर्थ लेसन। तो वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़े, आज इस अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें वैश्वीकरण के बारे में ही पता होना चाहिए कि वैश्वीकरण है क्या, या भूमंडलीकरण, इसका दूसरा नाम हम भूमंडलीकरण भी कह सकते हैं। तो वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? यानी कि विश्व को एक सूत्र में पिरोना, यानी कि विश्व में एकीकरण, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध तथा तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। यानी कि विश्व को एकीकृत करना, विश्व के जो देश हैं उनको एकीकृत करना, चाहे वो व्यापार के माध्यम से ही क्यों ना हो। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय, बहु माने अधिक, एक से अधिक देशों में व्यापार करने वाली कंपनियों को हम क्या कहेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच जो एकीकरण स्थापित होता है उसी को हम वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहते हैं। इसमें संपूर्ण विश्व एक बाजार के रूप में बन जाता है। क्यों बन जाता है? जब हम वस्तुओं का आयात और निर्यात करते हैं और एक देश दूसरे देश के साथ जब आर्थिक संबंध हमारे स्थापित हो जाते हैं, ऐसी प्रक्रिया को ही हम वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहते हैं और विश्व एक बाजार के रूप में स्थापित हो जाता है। दूसरा प्रश्न बनता है उदारीकरण, उदार करना। उदारीकरण का मतलब उदार करना। जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं और जो सरकार द्वारा कुछ अवरोध लगाए जाते हैं या प्रतिबंध लगाए जाते हैं, और जब उन प्रतिबंधों में छूट दे दी जाती है, जैसे मान लो सीमा शुल्क ज़्यादा है उसको कम कर दिया जाता है, और कुछ नियम कड़े हैं उसको ढीला कर दिया जाता है, कमज़ोर कर दिया जाता है। जब इन प्रतिबंधों में, इन जो प्रतिबंध हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे? उदारीकरण। यानी कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहा जाता है। जब वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है तो कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, कुछ अवरोध लगाए जाते हैं, जब उनमें ढील दे दी जाती है, और ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? उदारीकरण। विश्व व्यापार संगठन, जब भूमंडलीकरण के कारण पूरा विश्व एक सूत्र में बन जाता है तो उसको चलाने के लिए एक संगठन का गठन किया गया, जिसे हम कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करता है और इसकी स्थापना कब हुई और इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं। यानी कि जो पूरे विश्व में व्यापार करते हैं देश, एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, उन्होंने अपनी समस्याओं के निदान के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, ताकि कोई भी बाधा उत्पन्न होती है तो उसकी समस्या का हल WTO करे। तो विश्व व्यापार संगठन एक सुव्यवस्थित और स्थायी विश्व व्यापार क्या है? संस्था है। विश्व व्यापार संस्था, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। तो WTO का क्या है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? यानी कि जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया हुई 1991 में, तो WTO की भी साथ में स्थापना की गई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1995 में की गई, ताकि जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं, कोई समस्या आ जाती है, उसका निदान करने के लिए WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई 1995 में, 1995 में। उस समय यानी कि 2006 तक WTO के कितने सदस्य थे, यानी कि कितने देश इसके प्रतिभागी थे? 149, यानी कि 149 देश WTO के सदस्य हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है हमारा, बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहु माने अधिक, राष्ट्र माने देश। एक से अधिक देशों में जो कंपनियां व्यापार करती हैं उन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। और किसके माध्यम से?
वैश्वीकरण के माध्यम से। हमने वैश्वीकरण की प्रक्रिया पढ़ी ना, विश्व के देशों को आर्थिक रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ देती है वैश्वीकरण की नीति। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसी के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में अपना व्यापार फैलाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जो एक से अधिक देशों में अपना व्यापार करती है, उसको हम क्या कहेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनी, एक से अधिक देशों में व्यापार करना। वैश्वीकरण की नीति कब बनाई गई? भारत में वैश्वीकरण की नीति जो है 1991 में बनाई गई। एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करना, जैसे चाइना के साथ हमारा व्यापार है, अमेरिका के साथ है, जापान के साथ है। इस प्रकार की नीति कब बनाई भारत में? 1991 में। वैश्वीकरण और इसकी निराशाएं नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, जिन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया था, इस पुस्तक को लिखा था, उसके लेखक थे वैश्वीकरण और इसकी निराशाएं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, कॉल सेंटर किसे कहते हैं और ये क्या काम करते हैं? ये वे संस्थान हैं या दूरसंचार सुविधाओं के द्वारा या इंटरनेट से सुसज्जित कॉल सेंटर कहलाते हैं, जो व्यापार को बढ़ाने के लिए सूचनाओं को प्रेषित करते हैं। यह विदेशी ग्राहकों को क्या करते हैं? सूचना उपलब्ध कराते हैं और उनकी सहायता उपलब्ध कराते हैं ताकि व्यापार को बढ़ाया जा सके। किसके माध्यम से? कॉल सेंटर के माध्यम से। निजीकरण क्या होता है? यानी कि जो भी सरकारी सार्वजनिक उपक्रम हैं, जब उन्हें निजी हाथों में सौंप दिया जाता है, और जो निजी के यानी कि निजीकरण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र में किसी सरकारी उपक्रम या सरकारी उद्यम का मालिक बन जाता है और उसका जो रखरखाव है वो करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? निजीकरण। यानी कि सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपना ही निजीकरण कहलाता है। उसके बाद आता है न्याय संगत वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है या क्या हो सकता है? वैश्वीकरण यानी कि जब दो देश वस्तुओं का आयात और निर्यात करते हैं और आर्थिक रूप से एक देश दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करता है, तो उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं, यानी कि विश्व को एकीकृत करना। तो न्याय संगत वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों को सृजन करता है, उनको बनाता है और यह सुनिश्चित भी करेगा कि उसका लाभ सभी देशों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जो WTO ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसके बारे में न्याय करता है। तो न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों को सृजन करता है, बनाता है और यह निश्चित करता है कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी है या नहीं है। तो उसको हम क्या कहेंगे? न्याय संगत वैश्वीकरण। विदेशी व्यापार क्या है? विदेशी व्यापार यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब एक देश दूसरे देश में जाकर व्यापार करती हैं ये कंपनियां, तो विदेशी व्यापार से अभिप्राय उस व्यापार से है जो दो देशों के बीच होता है। जैसे भारत और अमेरिका के बीच का व्यापार, भारत और चीन के बीच का व्यापार, भारत और जापान के साथ व्यापार, भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार। कुछ न कुछ वस्तुओं का हम आयात करते हैं, कुछ वस्तुओं का हम निर्यात करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? विदेशी व्यापार। यानी कि दूसरे देशों के साथ जो हम व्यापार करते हैं या एक देश दूसरे देश के साथ जब व्यापार करता है तो उसको हम विदेशी व्यापार कहते हैं। उसके बाद आता है मुक्त व्यापार क्या है? अब हमने पढ़ा था कि उदारीकरण क्या होता है? जब कुछ प्रतिबंधों या अवरोधों को हटा दिया जाता है, जब वस्तुओं का आयात और निर्यात करते हैं एक देश दूसरे देश के साथ और कुछ प्रतिबंध होते हैं उनको हटा दिया जाता है या उनमें छूट दे दी जाती है, तो उसको हम उदारीकरण कहते हैं। तो मुक्त व्यापार क्या हुआ? जब दो देशों के बीच व्यापार बिना किसी प्रतिबंध या किसी रुका अवरोध के बिना व्यापार किया जाता है, तो उसको हम कहेंगे मुक्त व्यापार। ठीक है। उसके बाद आता है आयात से आपका क्या अभिप्राय है? जब हम वस्तुओं को दूसरे देशों से वस्तु को मंगवाते हैं तो वो तो कहलाता है आयात, यानी कि आना। निर्यात यानी कि निकालना। जब हम आयात से अभिप्राय उस प्रक्रिया से जिसमें एक देश द्वारा दूसरे देश से सामान खरीदा जाता है या मंगवाया जाता है, उसको हम कहेंगे आयात।
उसके बाद आता है निर्यात, यानी कि निकालना, दूसरे देशों में भेजना, उसको हम कहेंगे निर्यात। निर्यात से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें एक देश द्वारा दूसरे देश में सामान भेजा जाता है, उसको हम कहेंगे निर्यात। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा बनता है, एग मार्क किसका मानवीकरण करता है? जो हमारे कृषि उत्पाद हैं उस पे मार्क का काम कौन करता है? एग मार्क। एमआरपी की फुल फॉर्म क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये एक नंबर वालों में आ सकते हैं प्रश्न दोनों। एग मार्क किसका मानवीकरण करता है? कृषि उत्पादों का। और एमआरपी की फुल फॉर्म क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो प्यारे बच्चों, ये आज हमारा चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि भूमंडलीकरण का या वैश्वीकरण के द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। जब हम वस्तुओं का आयात और निर्यात करते हैं, उदारीकरण की नीति क्या है, WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार की ये जो सारे प्रश्न हैं हमारे इकोनॉमिक्स का जो चौथा पार्ट है, हमारे जो 4 पार्ट हैं उसका 4th लेसन जो है हमारा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, जो आज हमने किया है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।